Hello students, today we will discuss about factors on which rate of reaction depends. In our last lecture, we have discussed about rate of reaction and how to calculate or how to find rate of reaction. And in this lecture, we will discuss about factors which affect rate of reaction. ऐसे कौन से factors होते हैं जो reaction के rate को affect करते हैं या उनकी speed को affect करते हैं. Rate means क्या होता है? Speed of reaction. ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का नेचर कैसा है? तो फर्स्ट आयोनिक रिएक्टेंट. अगर रिएक्टेंट जो है वो आयोनिक है, उनका नेचर आयोनिक नेचर है, जैसे कि NaCl AgNO3, तो उस केस में अगर आयोनिक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस में प्रेजेंट है, Ag प्लस NO3 माइनस में प्रेजेंट है, तो ये क्या आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे. इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? आसानी से फास्ट हो जाएगी. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. मतलब इसमें आयोनिक रिएक्शन जितनी भी होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाई होता है. बात करते हैं कोवलेंट रिएक्टेंट की. अगर रिएक्टेंट्स कोवलेंट है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पे क्या कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड है. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी क्या होगा? अमोनिया फॉर्म होगा. तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा. तो इसलिए ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? लो होगा. आयनिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है, कोवलेंट रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? लो होता है. होमोजीनियस रिएक्टेंट. होमोजीनियस रिएक्टेंट जो होता है सेम टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं. मींस फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल सेम हुए, उनके साइज सेम हुई है, मींस उनमें कुछ सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है. जैसे कि ये होमोजीनियस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जिसमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है वो क्या होता है? होमोजीनियस. और हेट्रो मीन्स डिफरेंट. तो होमोजीनियस रिएक्टेंट होते तो उनमें भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाई होता है. और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट जो होते हैं उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है लो होता है. ठीक है. दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? हाई होगा. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट. Next is physical state of reactant. How physical state of reactant affect rate of reaction? तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो गैस की रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन टू लिक्विड ज़्यादा होती है, और लिक्विड की रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन टू सॉलिड क्या होती है? ज़्यादा होती है. ओके. नेक्स्ट थर्ड, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. मोस्टली ये जो हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज़ होती है. तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर मैं मिल्क का ग्लास लेती हूँ. ठीक है, मैंने मिल्क का ग्लास ले लिया. ठीक है, और इस मिल्क में मुझे शुगर मिक्स करनी है, तो मैं शुगर के क्यूब्स ले रही हूँ. ठीक है, शुगर के क्यूब्स ले रही. एक और ग्लास ले लिया मैंने मिल्क का, वहाँ पे मैं शुगर के क्यूब्स की जगह शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, तो अब कौन सा जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कौन सा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा? क्यूब्स जल्दी डिज़ोल्व होंगे या पाउडर डिज़ोल्व होंगे? तो क्या होंगे? इसमें रिएक्शन जल्दी होगी, ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब्स देखो, अब इन क्यूब्स के बाहर ये सरफेस एरिया, अब इसके अंदर भी कई सारे मॉलिक्यूल्स जो है शुगर के वो क्या है? एनक्लोज्ड है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? मिल्क ऑक्यूपाई कर लेगा. तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है पाउडर फॉर्म में, और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो रहा है? क्यूब्स का कम हो रहा है. तो जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पे क्या होगा? शुगर जल्दी मिक्स हो जाएगी कंपेरिजन टू आइस क्यूब के. यहाँ पे होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये सरफेस एरिया है, इसके अलावा भी तो इसके अंदर क्यूब के अंदर शुगर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. यहाँ पे पाउडर फॉर्म में तो वो क्या सब अलग अलग है, तो उनको सभी को क्या करेगा? मिल्क ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिज़ोल्यूशन जो हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा.
तो रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सम रिएक्शन आर फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव मीन्स लाइट सेंसिटिव, जो कि इसमें होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन में होती है, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl, तो ये H म्यू की प्रेजेंस में होती है, और H म्यू क्या है, फोटोन होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज़ होगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी इंक्रीज़ होंगे। फोटोन्स मतलब लाइट के पार्टिकल्स, वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। और अगर ये इंक्रीज़ हो रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इंटेंसिटी लाइट की बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ भी करते हैं और डिक्रीज़ भी करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट हमें पता है क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट सेट्स अप एन अल्टरनेट पाथ फॉर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पाथ सेट करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी लो है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो अगर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ये पाथ फॉलो कर रहा है, अब ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं ये जाएगा, एक पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर हम इसको कैटलिस्ट प्रोवाइड कर देते तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के साथ क्या होती है, लो हो जाती है। मीन्स लो एक्टिवेशन एनर्जी में ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, और विदाउट प्रोडक्ट उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि क्या है, कैटलिस्ट है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट कर रही है, मतलब कंसंट्रेशन पे इफेक्ट कर रही है, उसका क्या कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। मतलब हमारे कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी कितने टाइम्स, 2 या 3 टाइम्स। अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो उस केस में रिएक्शन का रेट जो हो जाएगा वो 2 से 3 गुना क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। मीन्स टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे बात हो रही है रिएक्टेंट की, हर बार रिएक्टेंट पे नहीं, कई बार प्रोडक्ट भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिमीन्स अनअफेक्टेड, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही नहीं डिपेंड करता है, किसकी कंसंट्रेशन पे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड ऑन वन और ऑल नन ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं, मीन्स कंसंट्रेशन जो ये टॉपिक है हमें नेक्स्ट कई सारे 2-3 लेक्चर्स में अभी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है, और कंसंट्रेशन में ही हम अरहेनियस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसकी कंसंट्रेशन पे कर रहा है, वो सारे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, फिजिकल स्टेट, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे थे, मतलब उनकी स्पीड को इफेक्ट कर रहे थे। ओके।